हेलो फ्रेंड्स, दोबारा फिर से आपका मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं जिसका नाम है विश्वदीप सर। एंड गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी अपना जनरल स्टडी स्टार्ट किया था एंड उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं चार्टर एक्ट। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर एक्ट ऑफ सेटलमेंट फिट्स इंडिया एक्ट, देन उसके बाद स्टार्ट होता है चार्टर एक्ट की सीरीज, चार्टर एक्ट 1, चार्टर एक्ट 2, चार्टर एक्ट 3 एंड चार्टर एक्ट 3। ये एक्ट्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही हम समझने के बाद हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा बना गया, उसका स्टार्टिंग क्या हुआ, कौन कौन सी कमिटीज़ थी, जो भी प्रोसेस है, एवोल्यूशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो जड़ें है वो इसी ब्रिटेन काल में जो भी एक्ट अमेंड किए गए थे, जो भी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे, उसमें ही कुछ बेस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो नीड है। इसलिए हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये जो एक्ट्स है वो ये समझना एंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम्स में इसके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर आपने इसके पहले चार्टर एक्ट्स नहीं देखे होंगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाके इसके पहले जो भी चार्टर एक्ट थे, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट फिट्स इंडिया एक्ट, वो आप देख सकते हैं। सो गाइज, आज के इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन पॉलिटिकल कोई भी बुक प्रिपेयर करना चाहते हो तो इंडियन पॉलिटिकल लिए सभी बताते हैं कि एम एल लक्ष्मीकांत की बहुत अच्छी बुक है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो वाइज देखिए, तो इस एक्ट में क्या क्या फिगर्स थे। सो सबसे पहला फिगर्स ये है कि सबसे पहला फिगर्स, ओके, सो इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल as the Governor General of India and vested in him all civil and military powers. Thus, the Act created for the first time Government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. So, Lord William Bentinck was the first Governor General of India. So, friends, सबसे पहले इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको अब उसका और डेजिग्नेशन चेंज करके वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका फिर से जब डेजिग्नेशन चेंज हो गया, सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ओके, एंड इसके हाथ में पूरे सिविल एंड मिलिट्री पावर्स दे देंगे। ठीक है, जो भी सिविल से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है, ये सारे पावर्स अब ये गवर्नर जनरल के हाथ में आ गए। ठीक है, ये सारे पावर्स उस जनरल गवर्नर को दे देंगे। उसके साथ साथ ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो हमें याद रहना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सेकेंड पॉइंट, it deprives the governors of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. The law made under the previous acts were called as the regulations, while law made under this act were called as a act. So guys, second part ये देखिए, तो deprived legislative powers of Bombay and Madras. अब जो प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी, उनके जो गवर्नर्स थे, उनके जो गवर्नर्स के जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो सब खत्म हो गए। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल सब हेड, जैसे हमारे अभी राजधानी क्या है दिल्ली, वैसे उस समय ब्रिटिश पोजीशन जो भी था तो वहाँ सब कंट्रोल करने के जो कि एक मेन पॉइंट बोलते, एक सेंटर पॉइंट एक बंगाल ही था। बंगाल से सारा कवर अप किया जाता था, बंगाल से सारा गवर्नेंस देखा जाता था। ठीक है, सो अब ये जो है बॉम्बे एंड मद्रास, इनके जो गवर्नर्स है, उनके जो लेजिस्लेटिव पावर्स अब क्या हो गए, डिप्रीव्ड, मतलब खत्म कर देंगे, उनसे हटा देंगे, अपने हाथ में ले लेंगे। एंड गवर्नर्स नाउ रेगुलेशन कॉल्ड लाइक दे, सबसे पहले तो पावर्स उनको ले लेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स अब डिप्रीव्ड किए गए, किसके, जो मद्रास एंड बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज थी, उनके जो गवर्नर्स थे, उनके हाथ से पावर्स अपने हाथ में ले लेंगे, किसके हाथ में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड अब इसके बाद में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाएंगे, उनको अब जो रूल्स लाए जाएंगे उनको अब रेगुलेशन नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, लॉ। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, लॉ, प्रोसेस लॉ। ठीक है, सो
तो इसके पहले जो भी रूल्स लाए जा रहे थे उनको रेगुलेशन कहा जाता था, बट अब जो भी रूल्स लाए जाएंगे, अमेंड किए जाएंगे, उनको अब लॉ कहा जाएगा। ओके, सो दिस इज सेकेंड पॉइंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब हम देखते हैं थर्ड एक्ट, थर्ड पॉइंट। So it ended the activity of the East India Company as a commercial body, okay, so which became a purely administrative body। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल, अब तक की ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, मतलब ट्रेंडिंग करना, ट्रेंडिंग के ऊपर ध्यान देखना, जो भी रेवेन्यू जनरेट होते वो सब ब्रिटेन को भेजना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अभी एक कमर्शियल बॉडी न रहते अभी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की अब तक के जो भी फंक्शंस थे एज ए कमर्शियल, जो फंक्शंस थे वो अब सब चेंज होके, अब कमर्शियल फंक्शन चेंज होके अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। मतलब ये कंपनी है, कंपनी एक व्यापार करने वाली कंपनी रह गई था ईस्ट इंडिया कंपनी, नो, नाउ इट्स बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके, सो दिस इज अबाउट थर्ड पॉइंट, एंड इट्स प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट इन द ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि कंपनी अब तक की जो कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, अब वो चेंज होके क्या बन गई, प्योरली पूरी तरह से अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ओके, सो दिस इज अबाउट थर्ड पॉइंट। सो ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटी एंड्स एज ए कमर्शियल बॉडी एंड नाउ इट्स फुल्ली बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। दिस इज अबाउट थर्ड पॉइंट। ओके, सो देन फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competitions for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any places, office and employment under the companies. However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors. So guys, 4 point देखिए, introduced open competitive exams for the selection of civil servant। इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि इस एक्ट के तहत अपने इंडिया में जो ब्रिटिश पोजीशन था, ठीक है, वहाँ एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लागू करने वाले थे, लाया जाना था। ओके, किसके? जो भी सिविल सर्वेंट है जो भी सिविल सर्वेंट है, आपका जो यूपीएससी है, सिमिलरली लाइक दैट, अब जो भी सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम लाया जाने वाला था, और उसमें इंडियंस को भी सहभाग लेने के लिए उनको भी अवेलेबिलिटी दी गई थी, ठीक है। सो इंडियंस शुड नॉट बी डिवाइडेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेसेस। किसी भी इंडियंस को जो भी ब्रिटिश पोजीशन के अंदर है, उनको मतलब इंडियंस को भी डिवाइड नहीं किया जाएगा, उनको रोका नहीं जाएगा। ये सिविल सर्विस एग्जाम्स देने के लिए उनको भी रोका नहीं जाएगा, उनको भी प्रवेश मिलेगा, ठीक है। सो बट क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में भी हम जब हिस्ट्री में देखते हैं तो वहाँ पे इसका विरोध किया गया कि इंडियंस को हम अगर सिविल सर्वेंट बनाएंगे तो हमें जगह नहीं मिलेंगी, ठीक है, हमें वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सिर्फ हम ब्रिटिशर्स से वही लोग सिविल सर्वेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसका बहुत विरोध हुआ था, तो उसी कारण अपोजिशन के कारण ये जो 4 पॉइंट है ये अमल में नहीं लाया गया, ठीक है। बट एक प्रकार से अच्छी बात तो ये थी कि इस एक्ट के तहत मतलब उनको ब्रिटिशर्स को इंडियन के जो लोग हैं उनके बारे में सोचा तो सही, ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। ओके, देन लास्ट पॉइंट, अटेम्प्ट टू बी एंड स्लेवरी इन इंडिया। ओके, सो ब्रिटेन में पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया एंड 1833 लगभग एक्ट लाया गया, और ब्रिटेन में जो भी स्लेवरीज थी, ठीक है, स्लेव्स जो थे, स्लेव्स का जो व्यापार था उसको कायदे से बंदी लाई दी गई। तो सेम लॉ अप्लाइड किया, जो भी ब्रिटेन के जो भी पोजीशंस थे ऑल ओवर जहाँ पर भी हो, तो अपने इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने जो भी टेरिटरी परचेज करके रखे थे, तो इसमें भी ये एक्ट्स को लागू किया गया। एंड इट्स एक्ट के तहत अपने इंडिया में जो भी स्लेव्स का जो ट्रेड होता था, ठीक है, तो वो भी ट्रेड को क्या हो गया, अभी बंदी हो गई, मतलब अटेम्प्ट टू एंड द स्लेवरी इन इंडिया। ओके, सो ये भी बहुत अच्छी बात थी। एंड द लास्ट फाइनल स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अबाउट दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत ये ब्रिटिशर्स का एक फाइनल स्टेप हम बोल सकते हैं टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव को और पावरफुल बनाने के सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इंडिया में, ये एक उनकी तरफ से एक फाइनल स्टेप हम कहा जा सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, आपको यहाँ पे रिमेंबर क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले इसका डेजिग्नेशन,
इसका डिजिग्नेशन ऑफ इंडिया कहा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है। सबसे पहले हमें हमारे कंट्री को रिकॉग्निशन दे दिया गया, मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। सेकेंड पॉइंट, जो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर के जो लेजिस्लेटिव पावर थे वो हटा दिए गए, और वो पावर अब किसके हाथ में आएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। ओके, सो अब जो भी न्यू रूल्स लाए जाएंगे उनको अब रेगुलेशन कहा जाता था, बट इसके आगे उनको रेगुलेशन नहीं कहा जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा? लॉ कहा जाएगा, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज एंड्स एज द कमर्शियल बॉडी। इसके पहले, इस एक्ट लाने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी नहीं रह के ये फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी। अब हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापार करने वाली कंपनी हम इसको नहीं कह सकते, वो क्या हो गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। देन लास्ट पॉइंट इज दैट इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उनको तो एक लगा कि इंडियंस को भी अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में इंडियंस भी आने चाहिए, तो उन्होंने एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम रखा। सो वहाँ पे इंडियंस को भी अलाउ किया गया था कि वो भी इंडियंस जो क्वालिफाइड थे वो एग्ज़ाम्स दे सकेंगे, और एग्ज़ाम पास करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव आने का एक चांस इंडियंस को मिलने वाला था। बट ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन की वजह से ये बात अमल में नहीं ला जा सकी। ओके, एंड द एंड पॉइंट, जो स्लेवरी है ना, जो स्लेव्स थे, जो मजदूर थे, उनको खरीदने बेचने का, उनके तरफ से काम करवा के लेने का जो भी काम है, मेहनत का काम है, वो एक स्लेव्स था, आपको पता होगा। तो ये भी जो स्लेवरी थी इसको ख़त्म कर दिया गया था। सो फाइनल स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इट वाज, इस एक्ट तक हम ये भी कह सकते हैं इट वाज द फाइनल स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नई मिलती रहे। ओके गाइज, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।